बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और मुझे अब इस वीडियो के बाद थोड़ा सा टाइम लगेगा, कोई ऑलमोस्ट एक हफ्ता, क्योंकि आगे कुछ छुट्टियां हैं, तो कहीं कोई ज़रूरी काम है वो करने हैं। तो आज ये मेरी इस ईयर की, आई थिंक 2022 की, ये मेरी लास्ट वीडियो है जो आप लोगों से अभी मैं शेयर करने जा रहा हूँ। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ वो है करिकुलम प्रोसेस। करिकुलम को हम कैसे डेवलप करते हैं, एक इन जनरल एक प्रोसेस क्या होता है। जब भी हम करिकुलम प्रोसेस की बात करते हैं, करिकुलम डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो उसमें मेरे ज़हन में हमेशा तीन क्वेश्चन आते हैं कि व्हाट विल बी टॉट, हु विल बी टॉट, हाउ इट विल बी टॉट। कौन पढ़ाएगा, क्या पढ़ाएगा, कैसे पढ़ाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस में हमेशा मेरे माइंड में होती हैं। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करते हैं कि करिकुलम प्रोसेस जो है ये क्यों ज़रूरी है। तो कंसेप्ट ऑफ करिकुलम प्रोसेस पे हम आते हैं। सबसे पहले, द कोर कंपोनेंट ऑफ सक्सेसफुल एजुकेशन प्रोग्राम इज़ टू डेवलप एन इफेक्टिव करिकुलम। तो ये एक कोर कॉन्सेप्ट है, कोर कंपोनेंट है करिकुलम किसी भी हमारे एजुकेशन प्रोग्राम का, और वो है करिकुलम प्रोसेस। क्योंकि करिकुलम प्रोसेस जो है ना, ये एक डायनामिक टर्म है, कांस्टेंट इम्प्रूवमेंट डिमांड करती है। और ये हमेशा जो है वो ये नहीं होता कि आज जो करिकुलम हमने बनाया तो एक सदी यही चलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा इवन एडवांस कंट्री में तो वीकली और सेमेस्टर बेस पे भी चीज़ें चेंज हो रही हैं। हमारे यहाँ ये ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 साल या 5 साल चलेगा, क्योंकि हमारी एक पॉलिसी जो है वो 4-5 साल चलती है। तो ऐसे जो है वो 5 साल ये से ऑनवर्ड को थोड़ा बहुत चलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक डायनामिक प्रोसेस है। और इसके पीछे जो करिकुलम प्रोसेस के पीछे जो एक फिलॉसफीज हैं, जो बिहाइंड द सीन है, वो बहुत टाइम टेकिंग चीज़ें हैं। यानी बहुत टाइम लगा है उनको डेवलप करते हुए करिकुलम प्रोसेस को। इन जनरल करिकुलम डेवलपमेंट इज अ प्रोग्रेस प्रोसेस थ्रू विच टीचर अडॉप्ट कोर्स ऑफ एक्शन। यानी ये एक प्रोसेस है कि जिसके ज़रिए टीचर अपना कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करता है। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की है कि व्हाट विल बी टॉट। तो ये एक टीचर जो है उसको हम एक रास्ता प्रोवाइड करते हैं। देयर आर वेरियस स्कूल ऑफ थॉट अबाउट द बेस्ट करिकुलम प्रैक्टिसेस। देयर इज नो सिंगल वन फिट करिकुलम विच वर्क्स इन एवरी एनवायरनमेंट। सो करिकुलम डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। मैं पहले आपको बता चुका हूँ, कोई भी दुनिया में ऐसा कोई सिंगल वन करिकुलम नहीं है जो कि पूरी दुनिया या हर एक वर्किंग एनवायरनमेंट में फिट हो। हर एक जगह पे चीज़ें जो हैं वो चेंज होती हैं और होती रहेंगी। तो इसका मतलब है कि हमें सबसे पहले इसके डायनामिक्स को समझना है कि करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस में कौन-कौन सी चीज़ें होती हैं, इसके मेजर थीम क्या हैं। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो इसमें आई थिंक मैंने जो अपने तौर पे कुछ चीज़ें डिवाइस की हैं, इसमें कमी-बेशी भी हो सकती है। एक तो बात ये है कि करिकुलम डेवलपमेंट एक साइक्लिकल प्रोसेस है, यानी एक साइकिल के अंदर चलता है, और उसमें सबसे पहला जो स्टेप है वो हमारा नीड एनालिसिस है। दूसरा जो है वो फार्मूलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव है, सिलेक्शन ऑफ कंटेंट है, सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज़ या लर्निंग एक्सपीरियंसेस। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट एंड लर्निंग एक्टिविटीज़, और एंड पे एवेल्युएशन एंड फीडबैक। तो ये 6 स्टेप्स हैं जो मेरे नज़दीक बड़े इंपॉर्टेंट हैं किसी भी करिकुलम को डेवलप करने के लिए। तो अब हम इसके इमेजेस पे आ जाते हैं। तो मैंने थोड़ी देर पहले बात की ना कि ये एक साइक्लिकल प्रोसेस है, तो इसका इमेज मैंने खुद से डेवलप किया है कि पहले नंबर पे नीड एनालिसिस है, दूसरे नंबर पे फॉर्मूलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव है, सिलेक्शन ऑफ कंटेंट है, सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज़ है, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट एंड लर्निंग एक्टिविटीज़, एवेल्युएशन एंड फीडबैक। अब इसमें आप देखें कि चीज़ें जब एवेल्युएशन तक पहुँचती हैं तो हमें जाके पता चलता है कि हमारी जो नीड एनालिसिस था, जिसके मुताबिक हमने अपने ऑब्जेक्टिव फार्मूलेट किए थे, क्या वो ऑब्जेक्टिव अचीव हुए हैं कि नहीं हुए। अगर तो ऑब्जेक्टिव अचीव हुए हैं तो हम अचीव हो रहे हैं या हुए हैं, तो फिर हम उसको प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि ये पायलटिंग प्रोसेस होता है, पहले पायलट टेस्टिंग की जाती है। तो पायलट टेस्टिंग में हम इस पूरे प्रोसेस को ध्यान में रखते हैं। तो एवेलुएशन पे जाके पता चलता है कि हमारे ऑब्जेक्टिव जो हैं
लर्निंग ऑब्जेक्टिव, हमारे बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव वो अचीव हो रहे हैं तो फिर हम इसको आगे लेके चलते हैं। अदरवाइज फिर इसके अंदर पूरी सिस्टम के अंदर एक तब्दीली आती है, तो साइकिल की शक्ल में हमें फिर से रिवॉल्व करना पड़ता है अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए। तो इस इमेज को देख के आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे कि ये एक चीज़ जो है ये कैसे डेवलप होती है। अब हम सबसे पहले वन बाय वन मैं इनको डिस्कस करता हूँ कि ये क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं नीड एनालिसिस पे। इट इज़ बेसिक स्टेप टुवर्ड्स करिकुलम डेवलपमेंट फोकस ऑन लर्निंग अबाउट एन इश्यू और प्रॉब्लम। तो बेसिक स्टेप जो है वो क्या होता है? अब नीड एनालिसिस क्या है? इन जनरल अगर मैं इसे डिफाइन करूँ, इसको मैं अभी नहीं आपके सामने रीड आउट करता है, स्लाइड को वो आपके सामने चल रही है। नीड एनालिसिस होता है कि हम माशरे में देखते हैं कि हमारी नीड्स क्या, हमारे बच्चों की नीड्स क्या, हमारी सोसाइटी की नीड्स क्या हैं, हमें किस चीज़ों की कमी है, फ्यूचर में कौन-सी चीज़ें हमारे काम आएँगी। तो इसके लिए जो हम सोसाइटी में जाके चीज़ों को अ, एनालाइज़ करते हैं और अपनी ज़रूरियात जो हैं, यानी आप एक छोटा-सा घर भी ले लें ना, तो अगला मंथ चलाने के लिए हम उसके नीड एनालिसिस करते हैं कि हमारे घर की अगले महीने की रिक्वायरमेंट क्या है। इसी तरह हम अपना जब करिकुलम डेवलप करते हैं, क्योंकि करिकुलम तो बेस प्रोवाइड करती है ना किसी भी सिस्टम को, हमारे एजुकेशन सिस्टम को, तो हम उसकी पहले पहले नंबर पे हम उसका नीड एनालिसिस करते हैं कि हमें ज़रूरत क्या है, किन-किन चीज़ों की है। इट प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन टू डिटरमाइन आउटकम बेस्ड ऑन फैक्चुअल फाउंडेशन एंड लर्नर्स नीड्स। It is process through which learners' current and future needs are estimated. It means to judge learners' capacity, ability, aptitude, and potential for learning, motivation, needs, interest, and values. It also highlights framework about emotional, political, cultural, religious, and geographical condition in the country. It also helps curriculum developer in the selection of objectives, selection of organization of learning material, and in suggesting appropriate evaluation process. तो इट्स मीन कि जो बातें मैंने आपको बताई हैं ना, कि एक सबसे पहले तो ये है कि फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन और लर्नर नीड हमारे सामने नीड जो हैं बेस्ड ऑन एम्पिरिकल एविडेंसेस हमारे सामने मुआशरे की नीड्स आ जाती हैं। और ये नीड जो होती हैं वो हमारी करंट होती हैं और फ्यूचर में उसको एस्टिमेट लगाया जाता है। और फिर हम देखते हैं कि हमारे लर्नर की एबिलिटीज़, कैपेसिटीज़ और एप्टीट्यूड जो है वो क्या है। और इसमें इमोशनल, पॉलिटिकल, कल्चरल, रिलीजियस एंड ज्योग्राफिकल कंडीशन जो है उसके बारे में एक पूरा फ्रेमवर्क हमारे माइंड में होता है। और एंड पे जाके हम इसके लिए एक लर्निंग मटेरियल और एप्रोप्रिएट एवेल्युएशन प्रोसेस जो है उसको भी हम सेलेक्ट करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि नीड एनालिसिस बुनियादी तौर पे हमें एक कोर बेस प्रोवाइड करती है कि जिसकी बुनियाद पे हम अपनी नीड्स को मद्देनज़र रख के फ्यूचर का करिकुलम डेवलप करते हैं। नीड एनालिसिस के बाद जो अगला हमारा स्टेप है दैट इज़ फार्मूलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। हाँ, यहाँ पे फॉर्मूलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव में आप देखें कि सिचुएशन एनालिसिस प्रोवाइड बेस टू द फॉर्मूलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स आर फॉर्मुलेटेड टू क्यों किए जाते हैं, यानी नीड एनालिसिस हमें बेस प्रोवाइड करती है कि हम अपने ऑब्जेक्टिव सेट करें फ्यूचर के लिए। नंबर वन, थिंक क्लियरली अबाउट द होल कोर्स, डिजाइन द प्रोसेस फॉर द सिलेक्शन ऑफ। थिंक क्लियरली अबाउट द होल कोर्स, यानी सबसे पहले तो हम पूरे कोर्स के बारे में सोचते हैं कि हमारा कोर्स क्या होगा जो हमारी नीड के मुताबिक होगा। फिर हम डिज़ाइन करते हैं, क्या करते हैं, कोर्स कंटेंट एंड स्ट्रक्चर पूरी हम एक किताब बनाते हैं, एप्रोप्रिएट टीचिंग एंड लर्निंग मेथड्स। और उससे जब हम कंटेंट डेवलप कर लेते हैं तो फिर हम उसके लिए क्या करते हैं कि टीचिंग मेथड और लर्निंग मेथड को हम एवेलुएट करते हैं, बनाते हैं। फिर एप्रोप्रिएट मीन फॉर असेसमेंट एंड एवेलुएशन, यानी ये तीनों काम जो हैं ये हम अपने ऑब्जेक्टिव्स में फ़ॉर्मूलेट कर लेते हैं। और हमारे पास ऑब्जेक्टिव की टाइप कौन-सी होती हैं, उनमें 3 चीज़ें हमारे माइंड में होती हैं। कॉग्निटिव डोमेन को हम ज़हन में रखते हैं, अफेक्टिव डोमेन को ज़हन में रखते हैं और साइकोमोटर डोमेन को। यानी हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं एज़ पर रिक्वायरमेंट ऑफ पर्टिकुलर क्लास, फॉर एग्ज़ाम्पल 5th ग्रेड का बना रहे हैं, 10th ग्रेड का बना रहे हैं, हम 12th ग्रेड का बना रहे हैं, किसी भी ग्रेड का जब हम करिकुलम बना रहे हैं, तो उसके मुताबिक, उस ग्रेड के मुताबिक उस डोमेन को हम मद्देनज़र रखते हैं। यानी फर्स्ट डोमेन में हमें कॉग्निटिव पे तवज्जो देनी है, फिर हमें इफेक्टिव पे देनी है और एंड पे जाके हम साइकोमोटर की तरफ आते हैं। तो इन तमाम डोमेन्स को, अगर आपने इन डोमेन को समझना है तो काइंडली मेरी जो वीडियो है ब्लूम टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, तो वो आप सुनिएगा तो उसमें ये फार्मूलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव की पूरी स्टोरी जो है आपके सामने आएगी। सिंपली मैं इसे फर्दर एक फ़िक्रे में जो सिम्प्लीफाई करूँ तो नीड की बुनियाद पे हम अपने फ्यूचर के एम सेट करते हैं, उसे कहते हैं हम फार्मूलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सिलेक्शन ऑफ कंटेंट। बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हमने किताबें कौन-सी छापनी है, कंटेंट हमने कौन-सा देना है। सिलेक्शन ऑफ कंटेंट इज़ इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। इट इज़ सिलेक्टेड एंड ऑर्गनाइज्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज़, स्किल्स, प्रोसेस एंड एटीट्यूड।
सिलेक्शन ऑफ कंटेंट इज इन लाइन विद द एम एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि कंटेंट जो है हमारा ऑब्जेक्टिव के मुताबिक हो। इट इज अरेंज इन द फॉर्म दैट हेल्प द एजुकेटर टू सिलेक्ट एंड चूज अप्रोप्रिएट लर्निंग एक्सपीरियंसेस। यानी ये आगे लर्निंग एक्सपीरियंसेस को भी सपोर्ट करता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमने जो भी कंटेंट बनाना है वो हमारी तमाम लर्निंग एक्टिविटीज उसके मुताबिक ही हम अपनी स्किल प्रोसेस और एटीट्यूड जो है हमारे स्टूडेंट्स का वो सारा उसके मुताबिक बनाते हैं कि हमारे स्टूडेंट का मोड क्या होगा, हमारा लर्निंग स्टाइल क्या होगा, ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। तो इसमें वो कहते हैं कि कुछ क्राइटेरियाज हैं, 7 क्राइटेरिया फॉर द सिलेक्शन ऑफ कंटेंट। इनमें एक सेल्फ सफिशिएंसी है, यानी वो कंटेंट अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट हो, उसमें कोई कमी ना हो। फिर सिग्निफिकेंट हो, सिग्निफिकेंट मीन्स हमारी करंट और फ्यूचर नीड्स को पूरा करे। वैलिडिटी, जिस काम के लिए बनाया गया है उस काम को वो पूरा करे, स्टूडेंट के इंटरेस्ट के मुताबिक हो, हमारी यूटिलिटी हो, यानी हमें हमारे वो काम आ सके करंट ज़माने में भी और फ्यूचर में भी। लर्नएबिलिटी, उसके अंदर ये सलाहियत हो कि लोग उसको सीख भी सकें, इतना मुश्किल ना हो किसी ग्रेड के हिसाब से कि उस ग्रेड के बच्चे उसको सीख ना सकें। फिजिबिलिटी, क्या वो हमारे पास एप्लीकेबल होगा, कि हमने ऐसा कंटेंट सेलेक्ट किया जो हमारे यहाँ एप्लीकेबल है। तो सिलेक्शन जब हम करते हैं कंटेंट की तो हमें इन चीज़ों को हमेशा ज़हन में रखना पड़ता है। उसके बाद आता है सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज़ या एक्सपीरियंसेस। तो जब हम कंटेंट बना लेते हैं तो कंटेंट को हमने ऑपरेट करने के लिए हमने एक्टिविटीज या एक्सपीरियंसेस देने होते हैं कि कौन से एक्सपीरियंसेस जो हैं वो बच्चे उस कंटेंट से उसके रेलिवेंट होंगे। इट इज टू मेक डिसीजन अबाउट द एक्सपीरियंसेस इन द थ्योरी एंड प्रैक्टिकल विच नीड टू बी गिवन टू द स्टूडेंट्स। यानी थ्योरी में और प्रैक्टिकल में कौन से एक्सपीरियंसेस हमने बच्चे को देने हैं। इट विल बी इट विल हेल्प टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट, बेसिस, प्रिंसिपल्स एंड क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस। यानी ये हमें हमारे जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं या हमारे जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं उनके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट हमें प्रोवाइड करती हैं। लर्निंग एक्टिविटीज आर डिजाइन टू अचीव द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द करिकुलम। यानी वो एक्टिविटीज भी हमारी बेस करेंगी अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। एक्टिविटीज प्रोवाइड स्टूडेंट विद अपॉर्चुनिटीज टू अक्वायर नॉलेज एंड स्किल्स एंड टू अप्लाई स्पेसिफिक एरिया ऑफ कंटेंट। यानी एक्टिविटीज जो हमारी प्रोवाइड स्टूडेंट विद यानी उससे स्टूडेंट को मौका मिलेगा कि वो नॉलेज और अपनी स्किल को बेहतर कर सकें, और उनका एप्लीकेशन लेवल बेहतर हो। तो इससे मुराद ये हुआ, अगर हम इसको पिछले से मिला के पढ़ें तो हमें ये क्लियर होना चाहिए कि हमारा जो कंटेंट है उसी से हमारी लर्निंग एक्टिविटीज डिराइव की जाती हैं, क्योंकि जो कंटेंट हमने बनाया है उसमें कुछ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क होता है और कुछ प्रैक्टिकल होता है। जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं वो हमारी एक्टिविटीज़ और एक्सपीरियंसेस के ज़िम्मन में आएँगी। तो फिर हमने क्या करना होता है, हमने कंपैटिबल बनाना है। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? जो लर्निंग एक्टिविटीज़ हम बनाते हैं, तो इसके एडवांटेजेस में सबसे पहले इट इंक्रीजेस इफेक्टिवनेस, अटेंटिवनेस टू द लर्निंग। यानी स्टूडेंट जो है उसके अटेंशन को क्या करने के लिए, अटेंशन को इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए और अटेंशन को अपनी तरफ डाइवर्ट करने के लिए, यानी स्टूडेंट के अटेंशन के मुताबिक वो लर्निंग एक्टिविटीज़ हों, उनमें स्टूडेंट का इंटरेस्ट हो, स्टूडेंट की डिज़ायर हो कि वो बहुत सारे तरीकों से ये एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकें, ग्रेटर एसिमिलेशन ऑफ लर्निंग, उनकी एसिमिलेशन ऑफ लर्निंग के साथ अंडरस्टैंडिंग ऑफ कोर्स मटेरियल, क्रिटिकल थिंकिंग हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स उसमें डेवलप हो सकें, टीम वर्क स्किल्स डेवलप हो सकें और ग्रेटर सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट इन लर्निंग। तो सबसे बड़ी बात है कि उनकी अकम्पलिशमेंट हो कि उन्होंने लर्न करना है। तो एक्टिविटीज़ जो हैं ये बुनियादी तौर पे 3-4 चीज़ें मेजर प्रोड्यूस करती हैं। एक तो क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करती हैं, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप करती हैं, टीम वर्क डेवलप करती हैं, बच्चों की इंटरेस्ट को एनहांस करती हैं, बच्चों की अटेंशन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं और इंफॉर्मेशन जो है उसको अपने पास बच्चे सेव रखते हैं, क्योंकि जब हम जो काम हम प्रैक्टिकल कर लेते हैं उससे हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो ज़्यादा शेयर और सेव होती है। तो इसके बाद हम आगे चलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट एंड लर्निंग एक्टिविटीज। यानी अब हमने जो कंटेंट और जो लर्निंग एक्टिविटीज हमने सेटल की हैं उनको हमने कंपैटिबल बनाना है एक दूसरे के साथ और फिर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के साथ। हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? अब हम आते हैं कि इट इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप एंड प्रोसेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज, स्किल्स एंड एटीट्यूड। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि इसमें क्या होता है कि डेवलपमेंट ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज, स्किल्स और एटीट्यूड, इट इज डिफिकल्ट एंड कम्प्लेक्स प्रोसेस। यानी कंटेंट एंड लर्निंग एक्टिविटीज डिफिकल्ट और कम्प्लेक्स प्रोसेस है, बट हेल्प टू आइडेंटिफाई द इंस्ट्रक्शनल नीड फॉर द
लर्निंग कंटेंट, यानी कंटेंट को समझने के लिए हमें लर्निंग कंटेंट को समझने के लिए हम इंस्ट्रक्शनल मेथड जो हमारी मेथोडोलॉजी है उसको हमें समझने में मदद देती है। यानी जब हम कंटेंट को पढ़ाते हैं तो उसके लिए हमें मेथोडोलॉजी जो आइडेंटिफाई करते हैं वो हम इसके ज़रिए करते हैं। इट मीन्स लर्निंग एक्टिविटीज शुड बी अलाइन्ड विद द कंटेंट। Very simple, it helps to student to understand how various parts of the course and their learning activities fit together, कि हमारा कोर्स और लर्निंग एक्टिविटीज आपस में कैसे मैच कर रही हैं। लर्निंग एक्टिविटीज आल्सो प्रोवाइड स्टूडेंट अपॉर्चुनिटीज टू डेवलप एंड एग्जिबिट देयर लर्निंग, के स्टूडेंट जो हैं इनके ज़रिए उनको मौका मिलता है कि वो अपनी लर्निंग अपनी लर्निंग स्किल्स हैं उनको डेवलप भी कर सकें और लोगों के सामने देख, और इसमें जो लोगों के सामने एग्जिबिट कर सके, प्रोजेक्ट कर सके। जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है, द अलाइनमेंट ऑफ कंटेंट एंड लर्निंग एक्टिविटीज एबल द लर्नर टू बी प्रैक्टिकल। यानी ये जो अलाइनमेंट है ना कंटेंट और लर्निंग एक्टिविटीज की, वो क्योंकि इसमें 2 चीज़ें आती हैं ना जब हम कंटेंट बनाते हैं, एक उसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट होता है और एक उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट होता है। तो लर्निंग एक्टिविटीज़ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के मुताबिक होती हैं। तो हम लर्निंग एक्टिविटीज़ को प्रैक्टिकल को थ्योरेटिकल के मुताबिक बनाते हैं, ताकि स्टूडेंट जो है उसकी प्रैक्टिकल स्किल्स बेहतर हो सकें एंड बी एप्रोप्रिएट टू यूज़ विदिन योर करंट कॉन्टेक्स्ट एंड विद अवेलेबल रिसोर्सेज़, कि वो हमारे करंट कॉन्टेक्स्ट और हमारे जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसके मुताबिक चीज़ों को जो है वो बना सकें। तो अगेन मैं सिंपली बता दूं कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट और लर्निंग एक्टिविटीज से मुराद ये होता है कि एक जो कंटेंट हम डेवलप किया है और जो लर्निंग एक्टिविटीज हम डेवलप करने जा रहे हैं उनके दरमियान अलाइनमेंट हो, और जो कंटेंट क्योंकि बेस करता है थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल पे, तो लर्निंग एक्टिविटीज उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट होता है कि हमने वो कौन सी एक्टिविटीज करवानी है जिससे उस थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को जो है वो सपोर्ट मिल सके। तो एंड पे हमारे पास आ जाता है एवोल्यूशन एंड फीडबैक, ये आखिरी स्टेप है जो हमने वो साइक्लिकल मॉडल हमने देखा था इमेज। इट इज इम्पोर्टेंट एट इट डिस्कवर्स वेदर स्टूडेंट आर एक्चुअली लर्निंग एंड इट फुलफिल द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ द करिकुलम। यानी सबसे पहले तो हमने एवेल्युएशन में ये देखना होता है कि जो हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव था क्या वो अचीव हुआ है कि नहीं हुआ। इट आल्सो हेल्प्स डिटरमिन द फेजेस ऑफ असेसमेंट, यानी एवेल्युएशन प्रोसेस ही हमें बताता है कि हमने इस कंटेंट के लिए कौन सी फॉर्मेटिव या समेटिव कौन सा असेसमेंट प्रोसीजर जो है और कौन सी स्ट्रेटजीज जो है वो हमने अडॉप्ट करनी है। और यहाँ पे पहली बात तो ये है कि एवेल्युएशन से हमें पता चलता है कि हमारे डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। और दूसरा इसमें ये होता है कि हम एवेल्युएशन स्ट्रेटजीज जो है उनको डिवाइस करते हैं और इनको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज। एक ही करना।